कितनी रातें काली हुई हैं इसका हिसाब होगा। कितनी रातें काली हुई हैं इसका हिसाब होगा। सारे दर्द दवा हो जाएंगे जब मुकम्मल ख्वाब होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। लंबे समय से मैं आपसे कहता जा रहा हूं कि मैं जल्द ही एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स जो हैं या अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में फाइनली मैं अपने उस अनुभव को आप सभी के बीच में साझा करने जा रहा हूं। और यहाँ पर मैं स्पेशली आपको बता दूं कि मैं कोई टिप्स या आपको पर्सनली कोई सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी एस्पेरेंट्स एक लंबी टाइम पीरियड या फिर एक लंबा समय, एक उम्र जो है एग्ज़ाम को देता है, वो काफ़ी कुछ अनुभव जो है बीते एग्ज़ाम से लेता है और उन अनुभवों का इस्तेमाल वो अपने हर नए एग्ज़ाम में करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसी व्यक्ति ने उस एग्ज़ाम, उस परीक्षा को पास किया है तो उसके अनुभव को सुनना और जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको अपने ड्यान में रखना, और हो सकता है कि आपके लिए भी वो कारगर साबित हो। तो आज की इस वीडियो में हम दी इंग्लिश डायरी के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन में कैसे मैंने LT 2020 जो है क्वालिफाई किया। LT 2020 जो है ये 2020 अक्टूबर में भर्ती आई थी और इसका एग्ज़ाम जो है वो 8 अगस्त 2021 में हुआ था और रिज़ल्ट इसके 2021 दिसंबर 31 में आया था। ज्वाइनिंग काफ़ी लेट हुई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि LT की वैकेंसी जब भी आती है तो कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई कोर्ट चला जाता है। लेकिन फ़िलहाल इन सारी चीज़ों से हट के हमें सिर्फ ये जानना है कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन पे कैसे अपने आप को आप शांत रखेंगे। तो देखिए, मैंने भी एक बहुत लंबा समय जो है इस एग्ज़ाम को दिया था तैयारी का, और साथ ही साथ मैं उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया करता था। एज अ PGT इंग्लिश टीचर जो है मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, लेक्चरर में। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ मैंने कोचिंग वगैरह भी लोगों को दी, तो उन दोनों से काफ़ी सारी चीज़ें मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और उसके साथ साथ मैंने सेल्फ स्टडी करी। दोनों कामों के बीच में बहुत मुश्किल से समय होता था, लेकिन फिर भी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडी को दिया और उसके थ्रू जो है LT 2020 वाला जो एग्ज़ाम है मैंने क्वालिफाई किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है उसमें किस तरह से मैंने अपने आप को मैनेज किया। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़ास तौर पर जो हमारा ग्रुप है, आप सभी जानते हो दी इंग्लिश डायरी का, उसमें बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन आजकल मैं वहाँ पर देखता हूँ कि आप अननेसेसरी टॉकिंग्स करते हो, चैट्स करते हो और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बार बार एक दूसरे से पुटअप करते हो। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमें नहीं पता होता कि वहाँ पर कौन से क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं, तो हमें इन सारे डिस्कशन से फ़िलहाल बचना है। और अब जब एग्ज़ाम नियर आ गया है, अब तो आपको कल के दिन का गैप है और नेक्स्ट डे आपका 18 को जो है एग्ज़ाम है, तो अब जो है अब आपको इन सारे डिस्कशंस को क्लोज़ करना है, अपने आप को काम रखना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। सारी चीज़ें मिक्स मैच हो रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपने एक लंबा समय दिया, आपने इतनी मेहनत की, आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, आप कई महीनों से पढ़ रहे हैं, आपने बहुत सारे सोर्सेस से जो है नोट्स बनाए, काफ़ी मेहनत की होगी, कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी, लेकिन अब आपको चिंता नहीं करनी है। अब आपने जितना कुछ संजोया है, जितना कुछ ज्ञान अर्जित किया है, अब समय आ गया है उसे दिखाने का, और समय आ गया है साबित करने का कि क्या वाकई आपकी मेहनत में दम है। तो देखिए, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो कुछ चीज़ों का आप खासा ध्यान रखें। हालांकि आप सभी काफ़ी एजुकेटेड हैं, आप सभी को पता है कि क्या चीज़ करनी होती है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें ज़रूर कहूँगा कि एडमिट कार्ड आप प्रॉपर्ली रख लें, ठीक है, और आधार कार्ड जो उसके साथ आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ मांगा होता है तो वो आप ज़रूर रख लें। प्रवेश पत्र को, जो आपका एडमिट कार्ड है, उसे एक बार ढंग से पढ़ लें, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ज़रूर से आपको पढ़ना है। उसको जो है आपको ऐसी कैजुअली नहीं लेना है, उसको ढंग से पढ़ना है और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसे फॉलो करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है और वन डे एग्ज़ाम है जो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट टीचर बना सकते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। एडमिट कार्ड साथ में रखना है और एडमिट कार्ड जो है आप कल के दिन में ही डाउनलोड करके अपने पास रख लें। ऐसा ना सोचें कि आप 18 की मॉर्निंग में इसका कहीं से प्रिंट आउट करा लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारी शॉप्स नहीं खुली होती हैं, फिर वो जो एंजाइटी आपके पास आती है, जो आपको टेंशन उस वक्त होती है, वो बड़ी दिक्कत करती है आपके, और वो आपके प्रदर्शन को, आपके परफॉर्मेंस पे जो है डायरेक्टली असर करती है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। एडमिट कार्ड कल ही आपको डाउनलोड कर लेना है, आधार कार्ड आपको रख लेना है, ये सारी चीज़ें एक साथ रख लेनी है। ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन जो है आपको रख लेनी है। हालांकि UKSSC
जब हमारा उस टाइम एग्ज़ाम होता उस ड्यूरेशन में ये लोग खुद पेन देते थे। अब मुझे नहीं पता फ़िलहाल आजकल क्या प्रोसीजर चला है, लेकिन फिर भी आप अपने पास ब्लू और ब्लैक पेन जो है वो साथ में ज़रूर रखेंगे। और उसके बाद पेंसिल अपने पास आप ज़रूर रखें। पेंसिल्स क्यों रखनी है ये मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन रखनी ज़रूर है, ठीक है। एक पेंसिल आपको अपने पास रखनी है। और कई सारे लोगों के एडमिट कार्ड में उनकी फ़ोटोज़ नहीं आती, तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, भले आपकी फ़ोटो हो या ना हो, ये आपको लेके जाना है। ये चीज़ें मतलब कंपलसरी हैं UKSSC के एग्ज़ाम्स में। तो ये सारी चीज़ें तो आप अपने पास रख लेंगे। और इसके बाद मैं ख़ास चीज़ आपको बोलूँगा कि रीच एट एग्ज़ाम सेंटर बिफोर 1 आवर, यानी आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। कुछ व्यूअर्स का कहना ये था कि सर पिछली बार इतने जल्दी हम गए, वहाँ गेट भी नहीं खुला था वगैरह वगैरह। देखिए, गेट खुला हो या ना खुला हो, भले स्कूल आपका जो सेंटर है वो बंद हो, लेकिन आपका सही समय पे पहुंचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक बहुत बड़े एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। आपका ऐसी जगह पे समय पे पहुंचना आपको शांत कर सकता है, आप पीसफुल माइंडसेट आपका तैयार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है और आप 5-7 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है अफरा तफरी में, और जो उस वक्त हमें थोड़ी सी टेंशन सी होती है वो भी हमारी परफॉर्मेंस पे जो है असर करती है। याद रखिए कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, ये सारी हेल्थ जो है आपको अपनी बिल्कुल सही रखनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ब्रिंग वाटर बोतल, ये बोतल की स्पेलिंग यहाँ गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप लोग इसको ज़रा सा सही कर लेंगे। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जो है वाटर बोतल साथ में लेके जानी है। कोशिश कीजिएगा ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें सब कुछ अपेयर हो, आपका वाटर दिख रहा हो। और पानी आपको जरूर रखना है, ख़ासतौर पर उन लोगों को जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है सिटीज़ में है, ख़ासतौर पर US नगर, हल्द्वानी, इन सब जगह में काफ़ी गर्मी है, या हरिद्वार, या जो भी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर काफ़ी गर्मी है, उन जगह पे आप वाटर ज़रूर रखें। और अगर ठंडी वाले इलाके में तो बिना पानी के भी चलेगा, बट फिर भी आपको रखनी चाहिए अपने साथ पानी की बोतल। नेक्स्ट मैं कहूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखें। आपने जो भी मेहनत की है वो अब यहाँ पर आपकी जो है रंग जरूर लाएगी। अगर आपने सच्चे दिल से इतना समय इस एग्ज़ाम को दिया है, आपने सिलेबस कवर किया है, आपने अपनी रातों की नींद गंवाई है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बी पॉजिटिव, आपको बिल्कुल सकारात्मक रहना है और स्टे काम रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने मन में रखनी है और सोचनी है कि हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं शांत हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को करूँगा या करूँगी। ये चीज़ें सोच के आपको चलनी है। अब देखिए, अब आप चले गए हो मान लो एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। आपको वही कामनेस, वही पॉजिटिविटी लेके एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करना है और उसके बाद अपनी सीट जो है वो फाइंड आउट करनी है। और समय से पहले पहुंच जाएंगे तो बढ़िया से अपनी सीट फाइंड आउट करके आप बढ़िया से बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद एकदम शांत मन से आप एग्ज़ाम के बारे में या एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी आप कुछ मत सोचिए, बस पेपर का वेट कीजिए। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचेंगे तो कई सारे हो सकता है आपके फैमिलियर लोग आपको मिलें, तो आपको उन लोगों के बीच में किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी राइटर को लेके कोई क्वेश्चन जो है इधर उधर नहीं करना, कोई डिस्कशन नहीं करना। आप इस अननेसेसरी डिस्कशन से बचें। मैं जब एग्ज़ाम हॉल मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा था तो मैंने किसी से डिस्कशन नहीं किया था। मुझे कुछ परिचित लोग मिले थे, मैंने उन्हें अवॉइड किया, इवन मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं की एग्ज़ाम से पहले। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से आप बात ना करें, क्योंकि कई लोग क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं, वो आपके सामने रखेंगे और आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस उस क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा और आपका कंसंट्रेशन जो है एग्ज़ाम में बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप किसी से डिस्कशन नहीं करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि आज से और अभी से आप किसी से भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन ना करें। जिसने बहुत अच्छे से मेहनत की है उन लोगों के लिए ये है, मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ। अब देखिए, आपका जो LT एग्ज़ाम है इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स का है, आपकी पेडागोजी 30 मार्क्स की है, रीजनिंग 10 मार्क्स की और GK 10 मार्क्स की है। इंग्लिश वालों के लिए मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो जब मैं उस वक्त परीक्षा देने जा रहा था तो परीक्षा के टाइम पे मैं यही सोच रहा था पूरे रास्ते में कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर इंग्लिश सब्जेक्ट्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पेरेंट्स हैं, उनको मैं सजेस्ट करूं तो सबसे पहले उनको इंग्लिश सब्जेक्ट को ही अटैम्प्ट करना चाहिए। यानी आप सीधे पेपर जब आप खोलेंगे तो आप डायरेक्टली इंग्लिश वाले पोर्शन में जाएंगे और लिटरेचर और ग्रामर को आप एक साथ करेंगे। कई लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले लिटरेचर के क्वेश्चंस को करना, फिर आप ग्रामर के करना। तो वैसे तो आपके खुद का जो है उसमें मतलब आपका डिसीजन है कि आप क्या करें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप
लिटरेचर और लैंग्वेज को एक साथ लेके भी चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका लिटरेचर जो है वो काफ़ी अच्छा है तो आप लिटरेचर वाले क्वेश्चंस को पहले देखेंगे और पहले उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब आपका लिटरेचर का पोर्शन पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद आप जो है फिर ग्रामर वाला देख लीजिएगा। फिर ग्रामर वाले आपको करने हैं, फिर ग्रामर के बाद आप पेडागोजी में चले जाएंगे। पेडागोजी करने के बाद आपको जीके नहीं करनी है, पहले रीजनिंग कर लेनी है, क्योंकि रीजनिंग कई बार थोड़ा सा समय ले लेती है, टाइम टेकिंग होती है। तो रीजनिंग के बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो आपने बेसिक जो चीज़ें हैं वो पढ़ ली होंगी। तो रीजनिंग के ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे, उसके बाद आप फाइनली जाएंगे जीके में। तो इस तरह से आपका एक पैटर्न रहेगा इंग्लिश वालों के लिए। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इंग्लिश करना है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं करना। अब जिन लोगों ने बहुत अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रिपेयर किया है और सब्जेक्ट को नहीं किया है, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जिसका सब्जेक्ट अच्छा नहीं जाएगा उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरिट में आना। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब जिसने सब्जेक्ट को प्रिपेयर ही नहीं किया है तो उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है वो पेडागोजी को पहले करें, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया है वो सबसे पहले जो है अपने सब्जेक्ट पे जाएं, सब्जेक्ट को करें, उसके बाद पेडागोजी को करें, फिर रीजनिंग को और फिर जीके। तो ये तो है कि कैसे आप किन किन सेक्शंस पे पहले जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आंसर्स कैसे देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कुछ बनाऊंगा, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने आंसर्स जो है फाइंड आउट किए। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपकी जो आंसर की होगी उसमें जहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन रहेगा तो उस इंग्लिश के सेक्शन में आप जाएंगे। मान लीजिए कि वो क्वेश्चंस आगे 50 से आगे 51 वाला है। 51 वाला सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर 52, 53 इस तरह से 100 तक जो है आपके लिटरेचर और लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैंने किया मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। वैसे कई लोग इसको बताते भी हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर को रीड करना है, एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। खास ध्यान रखना है नोट वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने 51 वाला कोई क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपने पढ़ लिया और आपको पढ़ते ही उसका सीधे आंसर आ रहा है, तो आपको सीधे क्या करना है, जो पेंसिल है आपके, अपनी पेंसिल से जो आपका उसमें आंसर है वहाँ आपको एक पॉइंट कर देना है, ठीक है। मान लीजिए कि 51 में ऑप्शंस हैं आपके पास ABCD इस तरह से। वैसे वो इस तरह नहीं होंगे, थोड़ा सा मैं सेम वैसे ही कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 51 में यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD इस तरह से दिया हुआ है, और मान लीजिए कि आपका जो आंसर है C है, तो आप इस C वाले के बगल में एक पॉइंट कर देंगे, ठीक है। फिर आप जाएंगे 52 वाले क्वेश्चन में। अब आप 52 वाले क्वेश्चन में जाएंगे, अगर आपको उसका भी आंसर आ रहा है, मान लो उसका आंसर B है, तो आप B के पास पॉइंट कर देंगे। फिर आप जाएंगे 53 के पास। 53 वाले क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, अगर आपको उसका आंसर आए तो आप उसको फिर पॉइंट कर देंगे। अब आप गए 54 वाले क्वेश्चन में और आपको हल्का सा डाउट हो रहा है किन्हीं दो ऑप्शंस में, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के सामने जाके डबल पॉइंट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए वो 54 वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो आप उस क्वेश्चन के पास जाके डबल पॉइंट कर देंगे दो, ठीक है, ताकि आप बाद में इस क्वेश्चन को देख सको, ठीक है। तो फिलहाल आपने क्या किया, 51, 52, 53 यानी आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर के पास पॉइंट कर दिए, ठीक है। अब आप 55 पर गए, फिर जो आपको आंसर लगेगा आप वहाँ पर टिक कर देंगे। इसी तरह से आपका ये पूरा सिलसिला चलता रहेगा आपके 100 क्वेश्चंस तक। अगर आप ग्रामर की स्किप कर रहे हैं, पहले लिटरेचर की कर रहे हैं, तो आप पूरे लिटरेचर वाले जो जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनके पास जाएंगे और उन क्वेश्चंस में जो आपको फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आंसर आ जाएगा, आप वहाँ पर पॉइंट कर लेंगे और उस पॉइंट को फिलहाल रहने देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इसी तरह पूरे क्वेश्चन रीड करते करते आप 100 तक जाएंगे। याद रखिएगा कि जिसमें आपको किन्हीं दो ऑप्शंस में डाउट होगा, उस क्वेश्चन के आगे से, उस क्वेश्चन नंबर के आगे से, मान लीजिए 73 वाले क्वेश्चन में आपको डाउट है किन्हीं दो ऑप्शंस पे, तो आप उस क्वेश्चन के सामने डबल पॉइंट कर देंगे, ठीक है। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, डबल पॉइंट भी कर सकते हैं, या फिर इसको हल्का सा शेड कर देंगे, इस तरह से आप सर्कल भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने जो किया था मैंने पॉइंट किए थे, कई लोग सर्कल भी बताते, तो आप सर्कल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट सर्कल करना है जिससे कि वो केवल आपको अपीयर हो, आप उसको देख सकें, केवल इतना जो है उसको आपको सर्कल करना है, ठीक है। अब 73 वाले में आपने डबल पॉइंट कर दिए। अब आप 74 में आ गए। 74 में आपको आंसर पता चल गया कि भाई ए इसका आंसर है, तो आप वहाँ पर सिंगल पॉइंट करेंगे। इसी तरह आप चलते रहेंगे। अब आपने टोटल 100 तक जो है सारे क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। अब आप वापस आएंगे
और अब आप अपनी ओएमआर सीट लेंगे और ओएमआर सीट में जितने क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में आए हैं उन सभी को ओएमआर सीट में फिल कर देंगे। यानी 51 से लेके 100 तक मान लीजिए कि आपको टोटल यहाँ पर 39 क्वेश्चंस एक्यूरेटली आ गए फर्स्ट राउंड में, या 35 आ गए, या हो सकता है 30 ही आए। ठीक है, जितने भी आपको आए, मैं तो यही कहूँगा कि आपको पूरे के पूरे 50 आ जाएं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपको एक्यूरेटली फर्स्ट राउंड में पढ़ने के बाद तुरंत आंसर आए और आपने सिंगल पॉइंट उनके ऑप्शन में, राइट ऑप्शन में कर दिया, तो उन जो ऑप्शंस हैं उनको आप क्या करेंगे, बढ़िया से फिल कर लेंगे अपनी ओएमआर सीट में। अब आप जितने भी आपको आंसर्स आए हैं आप उनको सर्कल कर लेंगे। सर्कल करने के बाद जिन क्वेश्चंस पे आपने डबल पॉइंट किए थे, देखो मैं आपको एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि 51 से लेके जो आपका 100 तक के क्वेश्चंस हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि इसमें से 7 ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको बिल्कुल भी ना आ रहे हों। वैसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा या ये ब्लेसिंग्स करूँगा, विश करूँगा कि आपको सारे आएँ, लेकिन हो सकता है कि कोई 7 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ना आ रहे हों। अगर वो 7 नहीं आ रहे तो आप उनको छोड़ दीजिए, उन पे आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जिन क्वेश्चंस पे आपको हल्का डाउट है, आप एक बार फिर से उनको पढ़ेंगे, 1 से 2 बार आप उन्हें रीड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप उसके आंसर तक पहुंच पा रहे हैं तब तो आप उसको डन करेंगे। सेकंड राउंड की बात बता रहा हूँ, पहले आपने क्या किया, 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन पढ़े, जो आपको आंसर आए उनमें आपने सिंगल पॉइंट किया और उन आंसर्स को आपने अपनी ओएमआर सीट में फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिल करने के बाद आप फिर से सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में आपने डबल पॉइंट किया था, जिनमें आपको हल्की सी कन्फ्यूज़न थी। अब क्या है कि आपका ब्रेन इस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे राइट आंसर कर चुका है। हो सकता है कि कई लोगों के अच्छे स्कोर हो जाए यहाँ पे, तो उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं लिटरेचर के काफ़ी अच्छे हो गए थे, तो इस वजह से मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होने लग गई थी। तो इस वजह से क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी आती है और फिर हम और अच्छे आंसर्स कर देते हैं। तो फिर आप दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आपको याद आता है कि इसका आंसर ये वाला ऑप्शन है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जो है क्या करेंगे, डन कर लेंगे और उनको आप पॉइंट कर देंगे। वही चीज़ करेंगे, उनके ऑप्शन पे आप पॉइंट कर लेंगे और उसके बाद उनको भी आप ओएमआर सीट में भर लेंगे। लेकिन याद रहे कि अगर आपको श्योरिटी आ रही है कि यही मेरा आंसर होगा इन 2 में से, लेकिन अगर वो तुक्के वाली बात आ रही है, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि तुक्के से कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है दोस्त। 1 से 2 क्वेश्चन में कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस में आपके तुक्के वगैरह नहीं लग सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आपको सिलेक्शन की भीड़ से या दौड़ से, रेस से बाहर कर देंगे। तो आपको तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। कई लोग आपको कई सारी ट्रिक्स बताएंगे, मैं आपसे यही कहूँगा कि तुक्के मत लगाना। डायरेक्टली आपको जितने भी क्वेश्चन आए, आपको केवल वही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपने किया, सेकंड राउंड में आपने देखा, जितने क्वेश्चन फिर भी आपके क्लियर हुए तो आपने वो भी कर लेने हैं। लेकिन याद रहे कि तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपको याद आ रहा है तभी आपको आंसर करना है, अगर नहीं आया तो नहीं आया, फिर तो छोड़ दीजिए। अब इसके अलावा मान लो जो, जैसे मैंने यहाँ बताया कि जो 7 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी ना पता चले, तो उनको तो आप छोड़ ही दीजिए, उन पे आपको कोई तुक्का नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। डबल पॉइंट वाले में आपने रीचेक किया और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर आ गए, तो उनको आप ओएमआर में फिल कर लेंगे। और इस हिसाब से अब आप एक बार फिर से दोबारा से 51 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपकी आंखों से जो है बच के निकल जा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम होने के बाद जब हम बाहर आते हैं या घर पे पहुंचते हैं, तब हमें कुछ क्वेश्चन नज़र आते हैं कि अरे ये वाला भी क्वेश्चन था। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा हमारे साथ होता है, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 51 से लेकर 100 तक दोबारा से एक बार सरसरी निगाहों से सारे क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या कोई क्वेश्चन मेरा ऐसा तो नहीं है कि मुझे आता है और वो छूट रहा हो। अगर ऐसा है तो आप उसको उसी टाइम क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर आपका इंग्लिश का सेक्शन ख़त्म हो गया। मे बी आप चाहें तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर्स कर लिए हैं। अगर आपका अच्छा स्कोर होगा तो आपका जो माइंड है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, और आगे जाके जब आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आप अच्छा करेंगे, ये श्योर है। इसके बाद आप पेडागोजी में जाएंगे और वहाँ भी आपका वही रूल रहेगा, जो आंसर आपको आएगा आप उस ऑप्शन में सिंगल पॉइंट कर देंगे। सारे ऑप्शंस में जितने भी आपको आए, मान लीजिए यहाँ पर 30 क्वेश्चंस का ये है और आपको मान लीजिए 25 क्वेश्चंस जो हैं एक्यूरेटली आ रहे हैं, तो आप उन 25 क्वेश्चंस को ही करेंगे, तुक्के नहीं लगाएंगे, 5 को छोड़ देंगे। यही चीज़ आपको सेम जीके में और यही चीज़ आपको रीजनिंग में करनी है।
अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ होगा, जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे कि रीजनिंग के भी आपने कुछ कर लिए, ठीक है, मान लीजिए आपने 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए, 6-7 क्वेश्चन आपको जीके के हो गए, ऐसे मिला जुला के आपने सारे क्वेश्चन कर लिए और आप फाइनली काउंट करेंगे कि कितने मार्क्स तक आप पहुंच रहे हैं। देखिए अगर आप जर्नल में हैं, ओपन कैटेगरी में हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप जर्नल में हैं, ओपन कैटेगरी में हैं और आपके मार्क्स 65 से लेकर 72 तक इस दायरे में पहुंच रहे हैं, 75 से लेकर 72 के दायरे में अगर आपके मार्क्स पहुंच रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल भी तुक्का ना लगाएं। हालांकि 65 सेफ स्कोर पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो मेरिट है वो 68 गई थी, लेकिन उस वक्त 70 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट हुआ करता था और 30 मार्क्स की पेडागोजी। लेकिन इस साल 20 मार्क्स का जो हेरफेर हुआ है, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरिट 75 to 72 के बीच में कहीं हो सकती है, ठीक है। तो जनरल ओपन कैटेगरी वाले खास तौर पे ध्यान देंगे, अगर वो 65 से अबव जा रहे हैं, 72 तक, 70 तक जा रहे हैं, 72 तक जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी उन्हें तुक्के लगाने, उन्हें यहीं पर ही अपना जो है छोड़ देना है हिसाब किताब, ठीक है। यहाँ से आपको तुक्के नहीं लगाने। अब इसके बाद देखिए, जिन लोगों के अगर वो जनरल कैटेगरी में हैं और वो 58 से लेके 63, 64 के पास पहुँच रहे हैं, तो ऐसे लोग कुछ गैसेस लगा सकते हैं, क्योंकि सिंपली बात यह है कि यहाँ पर तो मेरिट नहीं आएगी, मेरिट थोड़ी आगे ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कई लोगों की ये एडवाइस होती है, काफ़ी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप ऐसी कंडीशन में जितने भी आंसर आप करना चाहें, आप उनमें कोई एक ही ऑप्शन लगाएं। नॉर्मली वो ऑप्शन सी होता है, तो आप सी ऑप्शन सारे लगा सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो मेरिट कट ऑफ से काफ़ी पीछे रह जाए। अगर आप आसपास पहुंच रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल ना करें दोस्त, क्योंकि वेटिंग में भी चांस रहता है सिलेक्शन का, तो वेटिंग के भी दरवाजे खुले रखने हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो बहुत पीछे है कट ऑफ से या बहुत पीछे मार्क्स आ रहे हैं उसके, तो वो ये जो है नियम या फिर ये वाला जो ट्रिक है वो अपना सकता है कि ऑप्शन सी लगा सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में मान लीजिए 10 या 15 क्वेश्चंस में वो सी ऑप्शन लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके जो है बहुत सारे आंसर्स सही हो जाए। अलग अलग अगर आप लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ये वही करे जिसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। अब अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के बाद, ओपन कैटेगरी के बाद अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी अलग अलग दायरा है। अगर कोई एससी कैटेगरी में आता है, तो एससी कैटेगरी में जो लास्ट कट ऑफ है लास्ट ईयर की, वो समथिंग जो वेटिंग में है वो 59.50 समथिंग है, ठीक है, 59.50। लेकिन आप वेटिंग वाला मत देखिए, आप 60 जो है वो मेन फर्स्ट टाइम जो लोग नियुक्त हुए थे उनकी 60 जो है मेरिट गई थी। तो इस कट ऑफ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जिन एससी कैंडिडेट्स के मार्क्स 58 से लेकर 64 तक हैं, तो वो बिल्कुल भी तुक्के ना लगाएं, अपना पेपर यहीं छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर उनके चांस हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, 58 to 64। हाँ, अगर उनके मार्क्स 50 से लेके 55 तक पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में वो भी कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ गैसेस लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि रिस्क वही ले जो बहुत पीछे आ रहा है। अगर वो आप आसपास पहुँच रहे हो, 60 के आसपास पहुँच रहे हो, तो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। मैं आपको, वैसे तो मैं नॉर्मली ये कहूँगा कि तुक्के लगा के किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, 1-2 नंबर में आगे पीछे चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, तुक्के से आप बहुत आगे नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत पीछे हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आप थोड़ा बहुत आजमाएंगे अपनी किस्मत को, लेकिन हालांकि ऐसे में होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन आपको एक ही लगाना है मोस्टली, अगर आप सी लगाएं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो ये मैंने आपको बोलूँगा। अब देखिए इसके बाद क्या है कि कैटेगरी में मैंने बता दिया, जनरल में मैंने आपको बता दिया, बाकी ओबीसी वगैरह जो हैं कैटेगरीज अलग अलग इनमें चीज़ें होती हैं। तो आप नॉर्मली याद रखें कि 65 आप सभी को एवरेज लेके चलना है कि 65 जो है यहाँ तक तो आपको पहला पहुँचना ही पहुँचना है। और 65 के बाद की बात करें तो जो सेफ स्कोर है एक्चुअली वो तो 70 है दोस्त, अगर लास्ट कट ऑफ की बात करें तो। लेकिन इस बार थोड़ा सा हेरफेर है सिलेबस में, इसलिए आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, वो तो एग्ज़ाम पेपर देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी ख़ास वीडियो जिसमें मैंने तो यही सारी चीज़ें की थी कि जब मैं एक ख़ास एवरेज तक पहुंच गया था तो उसके बाद मैंने बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं की। और मैंने एक गलती ज़रूर की
कि मैंने भी किसी की ये बात सुनी थी कि कुछ क्वेश्चंस पे आप रिस्क ले सकते हैं, तो मैंने पेडागोजी के 6 क्वेश्चन पे रिस्क लिया था और मैं आपको दोस्त बता दे रहा हूँ वो 6 के 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसका नुकसान मुझे अपनी मेरिट में मैं थोड़ा सा पीछे आया। रीज़न यही था कि मेरे वो 6 के 6 जो हैं वो गलत हो गए। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप ऐसा मत करिएगा। अगर आप ठीक ठाक एवरेज मार्क्स तक पहुँच रहे हैं, मेरिट के आसपास तक पहुँच रहे हैं, लास्ट कटअप आप सभी को पता होगी, तो आपको बिल्कुल भी ये वाला रिस्क नहीं लेना है, तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है। जीके वगैरह में भी डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। जो आपका सबसे ज़्यादा जिसमें आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा नॉलेज है, मैं सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ, तो वो उस चीज़ पे फोकस करें, सब्जेक्ट में अच्छा करें, उधर से पेडागोजी में अच्छा करें। अगर आपको लग रहा है कि जीके में बहुत ज़्यादा अच्छा मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन लोग करेंगे, आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है। परीक्षा हॉल में जब आप बैठे हैं तो आपको अपने जो आपके साथ compete कर रहे हैं आप उनके बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप केवल ये सोचें कि मेरी मेहनत मैंने जो किया है मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। आप दुनियादारी के बारे में या उस वक्त मेरिट के बारे में नहीं सोचेंगे, बस इतना सोचेंगे कि इतना तो लगभग मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मोटा मोटा आइडिया आप सभी को होगा कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो ये थी मेरी एडवाइजेस और मैंने इसी तरह से जो है इस एग्ज़ाम को पास किया। अब ख़ास बात एक और मैं शायद भूल गया हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक ज़रूर चीज़ करिएगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें तो आप ओएमआर सीट जब आपको मिले तो आप ओएमआर सीट में जो उसकी एंट्रीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि ओएमआर सीट मिलने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के जब अभ्यर्थी वहाँ पर जाता है तो बड़ी एक्साइटमेंट उसको होती है, जल्दी से उसको पेपर मिले, जल्दी से वो जो है क्वेश्चंस को देखें। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। तो इसमें मैं एक गलती कर बैठा था कि जहाँ पर लिखा था डेट ऑफ एग्ज़ाम, वहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दी थी, वो फिल कर दी थी और उसकी वजह से मेरा थोड़ा टाइम ख़राब हुआ, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस जो है मेरे छूट भी गए थे। मतलब मैं उन्हें दोबारा देखना ही भूल गया और मुझे घर आके पता चला। तो फिर बात के अफसोस का कोई वो नहीं होता। हालांकि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं अनफॉर्चुनेट भी हो सकता था। तो ऐसी गलतियों से आपको बचना है। आपको अपने जो पेपर जो आपका सेट है, पेपर का सेट भी ज़रूर फिल करना है। कई बच्चे मतलब सेट भूल जाते हैं, तो आपको अच्छे से एंट्रीज़ करनी है, रोल नंबर बढ़िया से भरने हैं, ठीक है। जितनी भी एंट्रीज उसमें दी हैं उन्हें पहले एक बार ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उन्हें फिल करना है, ठीक है। इसका आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट है। मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए और साथ ही साथ अगर आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैंने एक कोशिश की अपने इस YouTube चैनल के थ्रू कि आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। हो सकता है बहुत ज़्यादा समय मैं आप लोगों को ना दे पाया हूँ, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि मैं जितनी आपकी मदद कर सकूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम YouTube एक्सपीरियंस था LT वालों के लिए। कई सारी मिस्टेक्स भी मैंने की होंगी और मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है और मैंने उन चीज़ों में जो है सुधार भी किया है। उन चीज़ों को मैंने जितने भी क्वेश्चंस में या कहीं कोई गड़बड़ रही है तो कमेंट में मैंने पिन किया है, आप उन्हें ज़रूर देख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, बिल्कुल आप जो है होप इज़ लाइफ कहते हैं तो पूरी आशाओं से जाएं कि अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये हम उम्मीद करेंगे और विश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।